हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक न्यू चैप्टर 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में आज हम केवल बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की और बहुत ही बेसिक चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग भी बताएंगे। इसी के साथ साथ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चों मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन की एग्जांपल्स तो आपके पास बहुत ढेर सारे होंगे क्योंकि डेली लाइफ में आप कई सिचुएशंस में मोशन को देखते होंगे। ठीक है, जैसे कि आप बाइसिकल चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप टैक्सी लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हो। मींस हर जगह मोशन इन्वॉल्व है। कोई भी लीव्स है जो कि पेड़ से गिर रहा है, कोई भी फल है जो कि गिर रहा है, जैसे एप्पल फॉलिंग, वो न्यूटन वाला एग्जांपल, वो भी क्या है, मोशन है। इवन यहां तक कि आप जब सोते रहते हो तो भी एयर आपके लंग्स में मूव करती रहती है, वो भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ब्लड आपके आर्टरीज और वेन्स में फ्लो होता रहता है जब आप सोते रहते हो तब पर भी, वो भी क्या है, मोशन का एग्जाम्पल है। हमारी अर्थ जो है वो भी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। इवन सन भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, मिल्की वे में, और मिल्की वे भी रिवॉल्व कर रही है, मतलब कि मोशन में है ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के साथ। मींस जो भी चीजें आज आप देखोगे तो उसमें 95% आपको क्या मिलेगा, मोशन के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो इतना तो आप सभी को पता होगा कि मोशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, किसको देख के आप बोल पाओगे कि ये मोशन है या फिर ये रेस्ट की स्टेट है। ठीक है, यहां पे बच्चों मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन किसको कहते हैं, चेंज इन पोजीशन of a body with respect to टाइम। ठीक है, किसी बॉडी की पोजीशन में अगर चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है बॉडी की पोजीशन, तो हम उस बॉडी की स्टेट को कौन सी स्टेट बोलते हैं, मोशन की स्टेट बोलते हैं। ठीक है, सिंपली आप इसके ढेर सारे एग्जांपल देखते होंगे अपनी डेली लाइफ में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट बॉडीज हैं वो मोशन कर रही हैं। मींस एक टाइम पे उनकी पोजीशन एक जगह पे है और दूसरे टाइम पे उनकी पोजीशन वहां पे ना होकर चेंज होके अनदर प्लेस पे हो जाती है। उनकी पोजीशन टाइम के साथ साथ लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किस स्टेट में है, मोशन में है। इसके अपोजिट अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो बॉडी की कौन सी स्टेट हो जाएगी बच्चों, रेस्ट की स्टेट हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहां पे हमको डिस्क्राइब करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब कि इस चैप्टर में जो हमको बात करनी है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होगा बॉडी का, उसकी बात करनी है। इस चैप्टर का एक दूसरा नाम भी है, वो यही नाम है क्या, कि मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ही क्या होता है, मोशन करना एक डायमेंशन में। जैसे कि मान लो बॉडी ऐसे मोशन कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, मान लो यहां पे कोई बॉल है वो ऐसे रोल कर रही है, ऐसे रोल करती हुई बॉल यहां पे आ गई। ठीक है, अब ये कौन सा मोशन होगा बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, इसको वन डायमेंशन मोशन इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये किस एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक डायमेंशन में जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है,
ये मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए, 3 नाम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर ये एक्सिस वैक्सिस क्या है, अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक्सिस की बात थोड़ी सी कर लेते हैं बच्चों यहां पे 3 एक्सिस होते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, ये मान लो इधर वाला आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके पीछे जो होगा वो कौन सा एक्सिस हो जाएगा बच्चों, ये जेड एक्सिस हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये पीछे वाला जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हम एक्सिस को क्यों डिफाइन कर रहे हैं, एक्सिस को डिफाइन करने का मेन मोटिव हमारा ये है कि मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्सिस के थ्रू। अब बच्चों यहां पे एक बात आती है रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट की बच्चों, इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब यह होता है कि मोशन को डिस्क्राइब करना, मतलब कि वो सारे वेज जिनके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, मोशन को डिस्क्राइब कर पाते हैं बिना उसके कॉज की बात किए। ठीक है, कॉज की बात हमको नहीं करना है, कॉज की बात हम जब फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम बात कर रहे थे रेफरेंस पॉइंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को हम एज ए रेफरेंस मानते हैं क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा 9th में कि जब भी हम क्या करते हैं, अगर हमको एक्स एक्सिस में मेजरमेंट करना है लेंथ की या किसी भी चीज की, तो हम क्या करते हैं, वो कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से ही मेजर करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि ओरिजिन है क्या, यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट है। अगर वाई एक्सिस में हमको कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस में 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों की, जैसे आपने क्या देखा कि रोड पे कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है, या कोई भी बस है या कुछ भी है, बाइक है, मोशन कर रही है। आप क्या देख के बता रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो कि कार मोशन कर रही है। अगर रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड लोगे या फिर खुद का रेफरेंस पॉइंट लोगे तो तुम रेस्ट में हो, तो तुमने क्या देखा कि कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि कार में यदि कोई भी बंदा बैठा हो, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, कार में कोई भी बंदा बैठा हो और कार ऐसे रोड पे मोशन कर रही है, तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे उस कार के अंदर बैठे हुए बंदे का, तो वो कार किस स्टेट में होगी बच्चों, रेस्ट की स्टेट में होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रेन में आपका यदि कोई फ्रेंड बैठा है तो ट्रेन मोशन तो कर रही है, लेकिन अगर आप देखोगे अपने फ्रेंड की स्टेट तो वो किस स्टेट में दिखेगा आपको, रेस्ट की स्टेट में दिखेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी उस ट्रेन की मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो उस बंदे को क्या लगेगा, उस बॉडी को क्या लगेगी कि वो ट्रेन क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने वो ग्लोब देखा होगा। ठीक है, ग्लोब जो होता है वो क्या करता है, अगर उसको थोड़ा सा रोटेट कर दो तो वो क्या करता है, रोटेट होने लगता है। और यदि उस पे कोई मच्छर बैठा हुआ है, उस ग्लोब पे कोई मच्छर बैठा हुआ है और आप बाहर से देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि वो मच्छर किस स्टेट में है, मोशन की स्टेट में। क्यों? क्योंकि वो जो ग्लोब है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और वो मच्छर भी उसी ग्लोब पे तो बैठा हुआ है, तो मच्छर की स्टेट कौन सी हो गई, मोशन की स्टेट हो गई। लेकिन अगर उसी ग्लोब पर उस मच्छर का कोई पड़ोसी बैठा हुआ है या उसका फ्रेंड बैठा हुआ है और वो उसका फ्रेंड
अपने फ्रेंड से पूछता है कि भाई बता मेरी स्टेट कौन सी है, तो वो उसको क्या पता चलेगा, उसको यही पता चलेगा कि मेरी स्टेट मोशन की नहीं रेस्ट की स्टेट है भाई, क्योंकि मैं तो तेरे साथ ही हूं ना। तो अगर तू मोशन करता तो मैं तेरे साथ कहां से रह पाता, क्योंकि मैं रेस्ट में हूं। और तेरी पोजीशन अगर मोशन में होती तो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती, और तू मेरे पास टाइम के साथ यहां पे नहीं रहता, कहीं और चला जाता अगर तू मोशन में होता। तो यहां पर भी बात आ गई रेफरेंस पॉइंट की। अगर इसका एकदम क्लियर सा एग्जांपल देखें तो समझ लो कि मान लो कोई आपका फ्रेंड यहां पे बैठा हुआ है और आपसे पूछा गया कि अपने फ्रेंड की स्टेट बताओ, तो आप क्या बताओगे, रेस्ट की स्टेट। लेकिन उसी सेम टाइम में अगर कोई एस्ट्रोनॉट है, उससे पूछा जाएगा आपके फ्रेंड की स्टेट, तो वो क्या बताएगा, मोशन की स्टेट बताएगा, क्योंकि वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, और अर्थ मोशन कर रही है, मतलब आपका फ्रेंड भी मोशन कर रहा है और आप भी मोशन कर रहे हो। तो यहां पे रेफरेंस पॉइंट जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, वो ये दर्शाता है कि आप क्या ले रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब यहां पे हम बात करने वाले हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, या फिर उसी को आप डिस्टेंस बोलते हो। तो बच्चों यहां पे हम बात कर लेते हैं पाथ लेंथ की, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की। ये पाथ लेंथ क्या है, आपको थोड़ा अजीब टाइप का वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब नहीं है। ये जो आपने 9th क्लास में मोशन पढ़ा था ना, तो उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा था, और वो क्या नाम था, डिस्टेंस था। ठीक है, पाथ की लेंथ मतलब कि डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों, या पाथ लेंथ क्या है, ये अपने में ही डिफाइन हो रहा है बच्चों। पाथ लेंथ, पाथ की लेंथ बताना है, ठीक है, और वही क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और दूसरा जो प्लेस है और जो पहला प्लेस है, उन दोनों ही प्लेसेस के बीच की जो लेंथ होगी, ठीक है, जो पाथ आपने कवर किया उस ट्रेवलिंग के दौरान, तो वो जो पाथ की लेंथ होगी वही क्या होगी बच्चों, पाथ लेंथ होगी। जैसे कि ये ए पॉइंट है और आपने ट्रेवल करा इस सी पॉइंट पे, ये पाथ लेके, ठीक है, इस पाथ से आप कहां पहुंच गए, इस पाथ को पकड़ करके, इस पाथ पर ट्रेवल करके, ठीक है, आप कहां पे पहुंच गए, किस पॉइंट पे पहुंच गए, सी पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये जो रास्ता आपने लिया, इस रास्ते की जो लेंथ है, इसी को आप मेजर कर लो, और वो क्या बता देगा, पाथ लेंथ बता देगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, ये फिगर थोड़ा हम नीचे बना लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट था सी, ए और सी पॉइंट है। आप ऐसे रास्ता ले रहे हैं, ठीक है, लाइक स्नेक, ठीक। तो ए से आप कहां पहुंच गए, सी पे। आप इस पाथ की लेंथ को मेजर कर लो, जो एक्चुअल लेंथ होगी इस पाथ की जिस पे आपने ट्रेवल करा, तो वही क्या हो जाएगी, पाथ लेंथ हो जाएगी, या फिर डिस्टेंस हो जाएगी। अगर बच्चों यहीं पे बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इससे अलग होगा। अगर आपने ए से सी पर जाने के लिए ये स्ट्रेट वाला पाथ चूज किया, ये स्ट्रेट वाला पाथ चूज किया, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी वही क्या बोली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बच्चों। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक वर्ड ये याद रखना कि शॉर्टकट, जैसे आप बोलते हो ना यार शॉर्टकट चलो ज्यादा बेटर रहेगा, तो वो शॉर्टकट ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर आपको जाना है, तो आप जितनी शॉर्टेस्ट पाथ कवर करें, जितना कम से कम डिस्टेंस कवर करें, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब ये आपका था कौन सा पॉइंट, इनिशियल
ये आपका था इनिशियल पॉइंट या पोजीशन, और ये कौन सा पोजीशन है बच्चों आपका, फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। तो पाथ लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड by a moving object। ठीक, और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब ये क्या है बच्चों, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रेट वाला है वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, मींस पाथ लेंथ है। ठीक है, एक और आप यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हो, बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट की, कि पाथ लेंथ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, पाथ लेंथ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक, और एक बात आप याद रखना बच्चों की जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका जो पाथ होगा वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, आपको ये न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जिसमें क्या हो बच्चों, डायरेक्शन हो। बच्चों जब हम पढ़ेंगे वेक्टर, मींस इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे वेक्टर, तो वहां पे वेक्टर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए केवल आप इतना समझो कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बोली जाएगी। मींस नेक्स्ट चैप्टर में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेक्टर की बात करेंगे वहां पे, तो हम वहां पे इन दोनों के लिए ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, कुछ और भी चीजें होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए। और अगर बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो इसमें केवल और केवल क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, लाइक डिस्प्लेसमेंट। अभी तो हम केवल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, केवल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे जैसे आगे क्वांटिटीज आएंगी वैसे वैसे हम डिफाइन करते जाएंगे कि वो वेक्टर है कि स्केलर है। तो यहां पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और पाथ लेंथ क्या है, पाथ लेंथ मींस डिस्टेंस क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान दीजिए कि अभी इसके पहले जब मैं डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहा था, तो वहां पे मैंने ये भी डेफिनेशन बोली थी कि डिस्टेंस और पाथ लेंथ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो वहां पे क्या हो गया,
एक डायरेक्शन देनी है डिस्टेंस को, और वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन पाथ लेंथ या डिस्टेंस में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। आओ कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी है, वो यहां से यहां ट्रेवल करी और यहां से यहां जाने के बाद वो यहां पर जा रही है, ठीक है। ये मान लो P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। मतलब कि उस बॉडी को P से R पे जाना है तो वो कौन सा पाथ चूज कर रही है, P से Q जा रही, Q से R जा रही है। तो यहां पे मान लो इसकी जो पाथ लेंथ है, मतलब जो लेंथ है PQ के बीच की, वो क्या है, x1 है मान लो, ठीक। और ये क्या है, y1 है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ उसकी पाथ लेंथ कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो आपको समझ आ रहा होगा, ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज को कि कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पाथ लेंथ के लिए इन दोनों ही डिस्टेंसेस को, दोनों ही लेंथ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मींस जो पाथ लेंथ होगी, पाथ लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, x1 प्लस y1 हो जाएगी, ठीक। अगर यहां पे हम पूछें आपसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ बच्चों, तो वो बॉडी क्या कर सकती है, वो Q पे क्यों जाए, क्या जरूरत है Q पे जाने की, ना जाए वो Q पे, वो डायरेक्ट R पे चली जाए, ऐसे पहुंच जाएगी, डायरेक्ट P से R पे पहुंच जाएगी। मतलब कि उसने कौन सा पाथ कवर किया, ये वाला शॉर्टेस्ट वाला कवर किया, तो इसकी जो लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मतलब कि ये x1 है और ये y1 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, ओ मान लो इसको, ठीक है। और एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, इस P पॉइंट से चल के, इस P पॉइंट से चल के वो ऐसे चलती जाती है, ठीक है। चलते चलते वो पहुंच जाती है इस Q पॉइंट पे, ठीक है। वो बॉडी क्या कर रही है, P से ऐसे चल रही है, ऐसे चल चल के वो Q पॉइंट पे पहुंच जा रही है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि P टू Q में डिस्टेंस बताओ, मींस पाथ लेंथ बताओ, और क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है। अब यहां पे मान लो एक चीज और गिवन है कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दी है, 3 मीटर की है, ठीक है। 3 मीटर की रेडियस दी है। तो आप पाथ लेंथ कैसे बताओगे बच्चों, आपको पाथ लेंथ कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आप यहां पे ध्यान दो कि ये जो पोर्शन है जो कि वो बॉडी चल के कवर कर रहा है, ये पूरा ये वाला, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, वो क्या है, 3rd 4th पोर्शन है सर्कल का, ठीक है। तो एक सर्कल का जो सरकमफियरेंस होगा, अगर वो बॉडी क्या करती, P से ऐसे चल के ऐसे ऐसे P पे ही आ जाती, तो वो पूरा एक सरकमफियरेंस कवर कर ली, ठीक है। तो उसकी पाथ लेंथ क्या हो जाती, 2 पाई r हो जाती। उस केस में क्या हो जाती, 2 पाई r मीन सरकमफियरेंस के बराबर। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, दिक्कत ये आ रही है कि वो P से चल के P पे नहीं, P से चल के Q पे पहुंच जा रहा है, 3/4 कवर कर रही है, ठीक है। तो इसका क्या कर दो, 3rd 4th कर दो, और यही क्या हो जाएगा, आपका पाथ लेंथ हो जाएगा। तो r की वैल्यू यहां पे गिवन है आपके पास, 2 इंटू पाई इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 3 अपॉन में 4, ये कितना हो जाएगा 2, और यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, 3 3 जा 9, 9 अपॉन में 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पे ये चीज आ गया। अगर हम बात करें यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की, ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भाई क्या करता है कि उसको लॉन्ग कट से मतलब नहीं है, रास्ते से मतलब नहीं है, उसको
फाइनली जहां पे पहुंचना है वो वहां पे पहुंचता है, ठीक है। चाहे उसको शॉर्टकट मारना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो मैक्सिमम टाइम क्या करता है, शॉर्टकट लेता है, ठीक है। तो उसने ये सोचा डिस्प्लेसमेंट ने कि भाई यार तुम पाथ लेंथ पागल वागल हो गए, तुम्हारा दिमाग घूम गया है। अगर तुम्हें क्यू पे ही जाना है तो इतना चल के क्यों जा रहे हो, ज्यादा एनर्जी बढ़ गई है तुम्हारे पास, क्यों जा रहे हो इतना कवर करके, ऐसे सीधे निकलो ना, ठीक है। यहां से डायरेक्टली ऐसे ऐसे पहुंच सकते हो ना, पी से डायरेक्टली क्यू पे चले जाओ, क्यों इतना पागलपंथी दिखा रहे हो, यहां से इधर ऐसे घूम घूम के क्यू पे जा रहे हो, ऐसे भी तो जा सकते हो। तो उसने क्या करा, शॉर्टकट लिया और ऐसे पहुंच गया, ठीक है। अब बच्चों ये वाली जो पाथ लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इसको आप मेजर कर लो और यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको मेजर करना आपको अच्छे से आ रहा है कि ये क्या है, रेडियस 3 और ये भी रेडियस 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 9 + 9 मींस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3√2 मीटर आएगा क्या डिस्प्लेसमेंट, और 9/2 आएगा डिस्टेंस। अगर एक बात आप नोटिस करो बच्चों कि यहां इन दोनों ही केसेस में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दोनों ही केसेस में कौन सा ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है या फिर डिस्टेंस ज्यादा है। ये तो वैल्यू पाई में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पाई से हटा लेते हैं, मतलब कि क्या करेंगे, 9/2 × 22/7 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 99/7। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 1 = 7, 2 बचा 29 और 7 × 4 = 28, 1 बचा 10, 7 × 1 = 7। तो यहीं तक हम सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है, पाथ लेंथ आ गया 14.1, ठीक है, 14.1 मीटर। अगर इसकी बात करो तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, तो 3 × 1.414, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका, 3 × 4 = 12, 2 1 कैरी, 3 × 1 = 3 और 1 4, 3 × 4 = 12, 2 कैरी, सॉरी 1 कैरी, 3 × 1 = 3 और 1 4, ठीक है। 3 पॉइंट पे 3 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, इतना आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप पता करोगे कि कौन ज्यादा है, पाथ लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो एक्चुअली में पता तो नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। ये मान लो 4 मीटर है और ये आपका कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। तो x1² + y1² अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 + 9 मींस ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट केस, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका सेकंड केस। पहले केस में अगर देखो तो कौन ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। कौन ज्यादा है पहले केस के लिए, पाथ लेंथ क्या है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पर भी क्या है, पाथ लेंथ ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट 4.242 है, और पाथ लेंथ कितनी है बच्चों, 14.1। वाह वाह वाह, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां भी क्या है, पाथ लेंथ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब केस सेकंड की बात करो चाहे केस फर्स्ट की बात करो, दोनों ही केसेस में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा किसके, पाथ लेंथ के या फिर डिस्टेंस के। ये आप कभी मत भूलना। क्या बता रहा हूं, फिर से सुनो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा पाथ लेंथ के, या आप ऐसे समझ सकते हो कि पाथ लेंथ क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इक्वल नहीं हो सकता क्या, इक्वल भी होता है, ठीक है। क्या है, इक्वल भी होता है।
कोई ऐसा केस हम लेते हैं जहां पे पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। जैसे कि एक बॉडी है, वो यहां से चल के यहां पे पहुंच जा रही है, ए से चल के बी पे पहुंच जा रही है, ये पाथ कवर करके, ठीक है। तो ये मान लो कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। अब यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो ये स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जा रहा है बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन इन तीनों केसेस में या अदर जो केसेस बनेंगे उनमें आप कभी ये चीज नहीं देखोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ लेंथ से, डिस्टेंस से ज्यादा होगा। मींस इन सारी चीजों से कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, सारी चीजों से कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहां पे कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू पाथ लेंथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा पाथ लेंथ के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, डिस्टेंस के, ठीक है। तो ये पॉइंट पकड़ के रखना है आपको। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के। जैसे कि ये सर्कल है बच्चों, ठीक है। एक बॉडी यहां से चलना स्टार्ट करती है ऐसे ऐसे, और चल के इसी Z पॉइंट है, मान लो ये Z पॉइंट पे आ गई, ऐसे चल के वो फाइनली कहां आ गई, Z पॉइंट पे आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चों यहां पे सभी को पता है, सोचो इसका डायमीटर दिया है, क्या दिया है, डायमीटर दिया है D, और हमसे पूछ रहा है क्या, पाथ लेंथ बताओ, और क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, आप सिंपली बता दोगे कि जो सरकमफेरेंस होगा इसका पूरा वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक। चलो मान लिया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर सरकमफेरेंस। तो बच्चों आर की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, इसका डायमीटर केवल पता है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, और आर क्या होता है, d/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि पाई d इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई। ये यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और ये कहां आ गया, Z पे ही तो आ गया, ऐसे ये गया, ठीक है। वो कहां पे आ गया, Z पे आ गया, मतलब कि जहां से चला था वहीं पर आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। यहां पे क्या है, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो लिख के ले लो, हमेशा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी बच्चों, ठीक है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है। डिस्प्लेसमेंट निकलता कैसे है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल सेम है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप ध्यान देना कि कभी भी अगर हमारा सर्कुलर पाथ रहता है और बॉडी कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, जैसे अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा ली, आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 0 भाई, जहां से अर्थ ने चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आके वो रुक जाती है। तो इनिशियल फाइनल सेम, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहां पे क्या करा था, ये बताया था स्टार्टिंग में कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है दैट इज द मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है, मतलब एक डायमेंशन की बात करेंगे। ये हो गया, ये मान लो 0 है, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट साइड में 0 के राइट में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव,
ठीक है, ऐसा मानते हैं, क्यों मानते हैं मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, ऐसा सब मानते हैं, मैंने भी मान लिया, और क्या, ठीक है। तो राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, डायरेक्शन की बात है यहाँ पे बच्चों, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पाथ लेंथ कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा, पाथ लेंथ जो होगी वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। कैसे बोल रहे हो सर, आपकी डिस्प्लेसमेंट के लिए तीन तीन चीजें बता दे रहे हो, उसको तीन चीजें दे रहे हो गिफ्ट में, लेकिन डिस्टेंस के लिए आप एक ही चीज दे रहे हो। लेकिन भाई पॉजिटिविटी दे दी ना, अब तो इसका पेट भर जाना चाहिए, नहीं भर रहा है, चलो समझो कैसे। जैसे कि मान लो ये कितना है 100 माइनस में, ये माइनस का 200 और ये माइनस का 300 हो गया, ठीक है। ये मान लो A B और C, इधर मान लो P है 100 P और इधर 200 Q है, इधर 300 पे R है, ठीक है। अब एक बॉडी है वो क्या कर रही है, O से, ये O मान लो, ठीक है, ये 0 है, O से क्या कर रही है, Q पे जा रही है, ध्यान से सुनना, O से Q पे जा रही है, तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, पाथ लेंथ क्या हो जाएगी 200 मीटर हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब ये क्या है x2 और ये क्या है x1, तो 200 फाइनल उसका 200 है, इनिशियल क्या है 0, तो वो भी क्या आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। कहां से कहां तक में, O2 Q में, ठीक है। अगर यही बात कर ली जाए बच्चों किसकी, P से R तक की बात कर लेते हैं, P से R तक की बात कर लेते हैं, P2R में, P2R में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी चल रहा है वो 100, यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और वो 300 पे पहुंच जा रहा है, मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो भी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, दोनों ही क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका अपोजिट कर दो, R2P कर लो, क्या कर लो R2P कर लो, R2P जा रहा है। अब बताओ थोड़ा सा, R2P जाओगे तो भी डिस्टेंस क्या होगी पॉजिटिव होगी बच्चों, तो भी क्या होगी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी 200 पॉजिटिव का, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल कितना है बच्चों, फाइनल आपका है R2P जा रहा है ना, R2P जा रहा है तो फाइनल P हुआ, तो फाइनल क्या है 100 और इनिशियल कितना है 300, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 200 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो का एग्जांपल इसके पहले मैंने बताया, वो सर्कल वाला, ठीक है, वो सर्कल वाला एग्जांपल हमने बताया कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो हो जाएगा, और पॉजिटिव का भी मैंने बताया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा पाथ लेंथ के या डिस्टेंस के, ठीक है। बस ये दो पॉइंट पकड़ के रखना है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा।